हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेल-मैनफोर्ड एल्गोरिथम के बारे में। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि डिजकास्ट्रा के होते हुए हमें बेल-मैनफोर्ड की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। वो ऐसा क्या है जो बेल-मैनफोर्ड कर सकता है एंड डिजकास्ट्रा नहीं कर सकता। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर डिजकास्ट्रा फेल हो जाता है एंड वहां पर सिर्फ बेल-मैनफोर्ड ही हमें बचा सकता है। यही सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर और बेल-मैनफोर्ड की पूरी फिलॉसफी समझेंगे, साथ ही में उसके एग्जीक्यूशन के सारे स्टेप करके देखेंगे विद एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे और उस सब को अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइमली आते रहें। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए, जिससे हम आपसे बेटर इंटरेक्ट कर सकें और ज्यादा बेहतर वीडियो ला सकें। तो चलो बिना देरी करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो बेल-मैनफोर्ड को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर डिजकास्ट्रा के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से बेल-मैनफोर्ड ने अपना कुछ ना कुछ कारनामा किया और कुछ लेकर आए हमारे लिए। वो ऐसा क्या प्रॉब्लम थी डिजकास्ट्रा के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजकास्ट्रा जो है एल्गोरिथम किस तरह का ग्राफ यूज करती थी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली क्या यूज करती थी कि वेटेड ग्राफ लेती थी, ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ होती थी। तो भाई यानी कि ग्राफ के अंदर ये दो चीज तो मैंडेटरी थी, ठीक है ना। दूसरा ये क्या करती, जो वेट लेती थी इसके अंदर हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव वेट हुआ करता था, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास में जो भी काम हो रहा था वो पॉजिटिव वेट्स के साथ हो रहा था, ठीक है। ये चीज थी प्रॉब्लम उसके साथ में। अगर हम वहां पर हम नेगेटिव वेट डाल देते तो जो एल्गोरिथम थी ये फेल भी हो सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। मतलब इन सर्टेन सिनेरियोज वो हो सकता है फेल हो जाए एंड इन सर्टेन सिनेरियो वो फेल ना हो, ठीक है ना। तो बट हमारी कंप्यूटर साइंस के अंदर ये सिंपल सी बात होती है, अगर हमारी एक बार भी कोई कंडीशन फेल हो गई तो हम उसको एक सॉल्यूशन नहीं समझते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास कभी भी फट सकती है वो प्रॉब्लम, वो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए इस सिनेरियो की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव वेट्स के साथ में बहुत बार फेल हो रही थी, तो उस सिचुएशन की वजह से बेल-मैनफोर्ड ने इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहा कि हम इसको नेगेटिव वेट्स के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं डिजकास्ट्रा के अंदर, तो हमें कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो बेल-मैनफोर्ड ने अपना एक एल्गोरिथम उसके अंदर डिजाइन किया, ठीक है ना। तो चलो ये तो हम देख सकते हैं कि यार हमारा डिजकास्ट्रा नेगेटिव वेट के साथ फेल हो रहा है एंड बेल-मैनफोर्ड ने कुछ काम किया है एंड वो चाह रहे हैं कि हम नेगेटिव वेट्स के साथ भी अपना ये शॉर्टेस्ट पाथ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो बट हमें इसकी जरूरत कहां पड़ रही है ये जानना जरूरी है। क्या नेगेटिव वेट्स की एक्चुअल में रियल लाइफ में जरूरत है भी या नहीं है, पहले तो ये समझना जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, तो हमें इस एल्गोरिथम की जो रिक्वायरमेंट है या इसका जो एडवांटेज है वो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस सब को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो नेगेटिव वेट्स वाली कंडीशंस कौन सी हैं जहां पर हम इस बेल-मैनफोर्ड एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। तो चलो ये समझते हैं कि वो नेगेटिव वेट्स कहां कहां पर यूज हो सकते हैं। जनरली हम जब देखते हैं अपने मैप्स, हमें दिल्ली टू मुंबई जाना है, इन दो सिटीज के बीच में जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में होता है। बहुत सारी और जितने भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, जहां पर भी हम मैप्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जनरली जो हमारा काम हो रहा था ग्राफ्स के ऊपर काम हो रहा होता है, वो बेसिकली पॉजिटिव वेट के साथ हो रहा होता है मैक्सिमम सिनेरियोज के अंदर। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हैं जहां पर ये नेगेटिव वेट भी जो है हमारे लिए यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके देखते हैं नेगेटिव वेट्स कैसे कर सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो वो कौन से सिनेरियोज है जहां पर हमारे पास नेगेटिव वेट जो है यूजफुल हो सकता है। वो ऐसे सिनेरियोज जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं कि यार आप कुछ खर्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो दोनों के अंदर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। या कुछ ऐसी सिचुएशन भी ले सकते हैं हमारे फाइनेंस के अंदर ही कि हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट के कुछ बाई प्रोडक्ट्स होने लगे, कुछ वेस्टेज आने लगी, हमने उस वेस्टेज को अपने प्रोडक्ट में से माइनस तो कर दिया कि हाँ ये मेरा वेस्टेज हो गया, बट अल्टीमेटली अगर मैं इस वेस्टेज को सेल कर देता हूं तो मुझे कुछ पैसा मिल जाता है, उसके अंदर जो वेस्टेज से पैसा मिल जाता है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। यानी कि जो मेरा वेस्टेज था उससे ही मैंने कुछ प्रॉफिट ले लिया, तो यानी कि ये भी मेरे पास में वेस्टेज नेगेटिव हो गई एंड प्रॉफिट मेरा पॉजिटिव हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर हम अपना नेगेटिव वेट्स का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर के अंदर बेसिकली आप ये देख सकते हो कि यार हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास में हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। जब हम हाइट पर जा रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई बॉल को हम रोल करते हैं माउंटेन के ऊपर, जब रोल अप करेंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, जब वो टॉप पर पहुंचेगी वो रुक जाएगी, एंड जब से वो नीचे आ रही होगी उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि विद हाइट ये डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है, एंड
आफ्टर व्हेन जब हाइट डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं। बेसिकली कहां पर कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक फीचर होता है कि अगर हम ब्रेक्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो उसको चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हम उसको रोकने की कोशिश करें तो वो चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर आप पहाड़ पर क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं इसके अंदर, तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। लेकिन आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उस टाइम पर आप ब्रेक यूज कर रहे हैं, ब्रेक यूज करने की वजह से आपकी एनर्जी यहां पर दोबारा जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि एक केस के अंदर तो हमारे पास में एनर्जी इंक्रीज हो रही है जिसके अंदर हम ब्रेक मार रहे हैं, और दूसरे केस के अंदर जब हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम क्लाइंब अप कर रहे हैं तो उसके हमें डिक्रीज हो रही है। दोनों केस के अंदर हम प्लस एंड माइनस यूज कर सकते हैं। एक ये कंडीशन हमारे पास में होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको बता दिया, व्हीकल्स के बारे में बता दिया, प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं रियल लाइफ के अंदर जहां पर नेगेटिव वेट का काफी ज्यादा यूज होता है, वहां पर हमारी डिस्कास्ट्रा फेल हो जाती है। बहुत ज्यादा अलग अलग सिनेरियोज के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो सब केस के अंदर फेल हो रही है, बट ऐसा होता है कि अगर एक भी केस के अंदर फेल हो गई तो यानी कि हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो खराब माना जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेलमन फोर्ड को जरूरत लगी कि यार हमें ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो कि नेगेटिव वेट भी एक्सेप्ट करता हो, ठीक है ना। तो इस पर्पज के लिए बेलमन फोर्ड ने जो है ये रिसर्च करी थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर डिस्कास्ट्रा फेल हो रहा है, तो चलो उसको भी हम डायरेक्टली यहां पर चेक कर लेते हैं कि डिस्कास्ट्रा कैसे फेल हो रहा है। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव वेट मैंने इसके अंदर ग्राफ के अंदर लिया है जो कि है -3, ठीक है ना। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर S, ठीक है। तो डिस्कास्ट्रा इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, अपनी एक टेबल बनाएगा, ठीक है ना। उसने टेबल बना दी, यहां पर S ले लिया, A ले लिया एंड B ले लिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। अब उसने क्या करा, मेरे पास में स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर ये है, इसके अंदर एक नेगेटिव वेट भी है, हमने यहां पर ये देखा हुआ है, ठीक है। डिस्कास्ट्रा कैसे सॉल्व कर रहा होगा इस प्रॉब्लम को, सिंपल सा क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को पहले इनिशियलाइज कर देगा 0 से, भाई हमारा यहां पर डिस्टेंस 0 है, और यहां पर इसको कर देगा, ठीक है। हमारे पास में क्या था, डिस्टेंस हो गया, उसका पेरेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जाएगा दोबारा इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर जाएगा, उसके अंदर देखेगा कौन सा वेट हमारे पास में सबसे छोटा है, तो वो इसको उठा लेगा, और इसमें दोनों में से S से स्टार्ट होने वाले वो वेट्स उठाएगा जहां जो भी इसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसने जैसे एडजेसेंट वेट यहां पर उठाया तो यहां पर इसने 6 उठा लिया। इसने सिंपल से कह दिया कि हाँ यार 6 मेरे पास में छोटा है तो मैं 6 को ले लेता हूं। तो इसने 6 को ले लिया यहां पर, ठीक है ना, और B को फाइनलाइज कर दिया कि मैंने 6 को ले लिया, एंड 6 के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, 6 वेट के थ्रू कहां से आऊंगा, मैं यहां पर S से आऊंगा, ठीक है ना। इसने यह मेरे को बता दिया कि मैं B पर 6 वेट में जा सकता हूं, और इसने B को कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, ठीक है ना। S भी मेरे पास फाइनल हो चुका है। अब दूसरा दोबारा उसमें प्रायोरिटी क्यू के अंदर जाएगा, फिर देखेगा यहाँ पर 7 आ रहा है वेट, जो A तक जाने का वेट है, तो यहाँ पर जाएगा 7 लिखेगा। 7 वेट में कहाँ से जाएगा, ये S से जाएगा। यहाँ से इसने इसको भी फाइनलाइज कर दिया। लेकिन अगर अल्टीमेटली हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है हमारे पास में, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, मैं यहाँ से कहूँ कि मैं S से लेकर A जाऊँगा, A से B जाऊँगा, अगर इस तरह से जाता हूं तो मेरे पास में B तक पहुंचने की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 7 प्लस -3 इक्वल टू 4। तो मैं 4 कॉस्ट के अंदर जा सकता हूं यहां पर, ठीक है ना, 4 कॉस्ट के अंदर जा सकता हूं। लेकिन कास्ट्रा ने ये चीज चेक ही नहीं करी। उसने स्टार्टिंग के अंदर ग्रीडी हुआ, उसने कहा कि जो वेट मिनिमम है मेरे एडजस्टेंस के अंदर मैं उनको सीधा रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता हूं और मेरे पास में यहां पर ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसने वो चेक ही नहीं करा, ठीक है। चेक ही नहीं करने की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो इसकी वैल्यू अगर 4 आ सकती थी तो उसको उससे ज्यादा कॉस्ट के अंदर इसने सॉल्व करके छोड़ दिया, एंड उसको 6 कॉस्ट के अंदर इसने सॉल्व करके छोड़ दिया, ठीक है। तो यानी कि ये गलती हो रही थी, यहां पर जो हमारी डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम है ये फेल हो रही थी। इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमारी डिस्कास्ट्रा फेल हो रही थी। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेलमन फोर्ड आए और उन्होंने कहा कि हम इस नेगेटिव वेट की कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो वो हम समझेंगे डिटेल के अंदर कैसे वो काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, सबको डिटेल में समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने आपको समझा दिया। बी तक पहुंचने की जो मेरे पास में कॉस्ट थी वो वाया ए थी कि मैं S से जाता A से जाता B, तो मेरे पास में कॉस्ट लगती 4। कैसे, यहां से जाने में जा सकती 7 और यहां से आगे जाने में लगती -3, तो टोटल कॉस्ट लगती मेरे पास में 4। लेकिन मैंने डिस्कास्ट्रा से सॉल्व करा तो उसने ग्रीडी होकर सीधा कह दिया S से आप B पर चले जाओ, क्योंकि वो उसको मिनिमम मिल रहा था 6, तो कह रहा है कि आप 6 में जाओगे। तो यानी कि बात तो गलत हो गई ना मेरे पास में कि भाई ये मेरे पास मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ी ना हुआ,
ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो नहीं है मेरे पास में, शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं हुआ, इसलिए यहां पर वो फेल हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये बेलमन फोर्ड जो है ये कौन थे जिन्होंने भाई इतना अच्छा काम किया, और हमारे डिस्कास्ट्रा भाई ने जो बड़ी मेहनत से काम किया था उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची डाल दी। ठीक है भाई, इस बेसिकली ये एल्गोरिथम किसने डेवलप करी थी? दो साइंटिस्ट थे, रिचर्ड ई बेलमन एंड एल.आर. फोर्ड जूनियर। ठीक है, जिन्होंने 1958 और 1956 के अंदर रिस्पेक्टिवली जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करी थी और पब्लिश कर दी थी। अब बेलमन फोर्ड क्या कंप्यूट करता है? शॉर्टेस्ट पाथ सब कंप्यूट करता है। ठीक है, सारे के सारे वर्टेक्सेस को कवर करते हुए करता है, सारे के सारे वर्टेक्सेस तक शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अंदर बस एक अच्छी बात क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल एल्गोरिथम है। वर्सेटाइल एल्गोरिथम क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव वेट को भी यहां पर कंसीडर करता है अपनी कैलकुलेशन के अंदर। एक इसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है हमारा कि ये स्लोअर देन है डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, क्योंकि ये कुछ एडिशनल वर्क भी करता है जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी लो हो जाती है। बट ये एक सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशंस को भी, सर्टेन टाइप के ग्राफ्स को सॉल्व करके देता है, जो कि है नेगेटिव वेट्स ग्राफ। ठीक है, उसको भी सॉल्व करके देता है, तो इसका प्लस पॉइंट भी है। ठीक है, हर एक चीज के साथ कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। इसके साथ भी है कि अगर ये भाई हमारा नेगेटिव वेट भी कंसिडर कर रहा है तो भाई थोड़ा तो स्लो होगा ही ना, काम तो इसको करना ही पड़ेगा डिस्कास्ट्रा से ज्यादा, डिस्कास्ट्रा जितना काम तो उसको करना ही था, उसके एडिशनल भी से कुछ काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये हो गई हमारे पास में छोटी सी समरी हमारे बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की, भाई क्या था, कैसे था, किसने बनाया, कब बनाया, क्या इसका पर्पस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जेको इस प्रॉब्लम को, इस एल्गोरिथम को बनाने के पीछे बेलमन फोर्ड की जो हमारे पास में फिलॉसफी थी वो क्या थी। ठीक है ना, सबसे पहले उसकी सोच समझनी जरूरी है कि भाई वो बेसिकली सोच क्या रहा है, उसने कैसे सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो भाई, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, हम जो देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इग्नोर कर दे रहे थे। हम क्या करते, सीधा जाते एस से बी पर चले जाते, एस से लेकर ए पर चले जाते। हम अल्टरनेटिव पाथ्स नहीं देख रहे थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से एस से ए एंड ए से बी जाता तो यानी कि सारे के सारे एजेस अगर मैं चेक कर लेता तो शायद मैं बेटर सॉल्यूशन दे पाता। तो इन्होंने भी, जो हमारे बेलमन फोर्ड भाई हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई मेरी फिलॉसफी कुछ ऐसे लग रही है कि इंस्टेड ऑफ मैं ग्रीडी हो जाऊं जो मेरे हमारे पास में नेबर या मेरे एडजेसेंट वर्टेक्सेस हैं वहां तक पहुंचने के लिए, इट्स बेटर कि मैं सारे के सारे एजेस क्यों ना चेक कर डालूं। मैं सारे एजेस चेक कर डालता हूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि यार कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास बन रहा है, एंड उससे मैं सॉल्व कर दूंगा इस प्रॉब्लम को। तो वो किस चीज के लिए ग्रीडी हुआ, उसने कहा कि भाई मैं अब सारे के सारे एजेस चेक करूंगा। तो अब सारे के सारे एजेस चेक करने का मतलब तो यार बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे के सारे अगर एजेस मुझे यहां पर निकालने हैं, मतलब सारे के सारे एजेस मुझे कंसीडर करने हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली बना दे क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का एक रास्ता बनाते हैं जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एक होगा। एक पाथ का मतलब कि वो हमेशा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए एक ही एज का यूज कर रहा होगा। ये चीज भी क्लियर हो गई है। अगर मेरे पास में मान लो 3 वर्टेक्सेस हैं, ए बी एंड सी, अगर मुझे ये कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे कनेक्टेड है, तो मेरे पास में ए से सी जाने के रास्ते क्या हैं, ए से सी जाने के रास्ते हैं, ए टू सी में डायरेक्ट चला जाऊं। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास में, ए से बी जाऊं और बी से सी चला जाऊं, ये रास्ता है मेरे पास में। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आइदर उसकी लेंथ कितनी होगी 1, ठीक है ना, एक एज उसमें आई है, या फिर उस शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कितनी एज आ सकती है, 2। दिस इज द मैक्सिमम नंबर, की मतलब 2 इसके अंदर मैक्सिमम एज आ सकती हैं, तो मिनिमम 1 तो एज आ रही है। ठीक है ना, तो उसने कहा कि मेरा मैक्सिमम कंडीशन को मैं लेकर चलता हूं कि मेरा मैक्सिमम कितने एज आ सकते हैं। तो यानी कि इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां पर, अगर हमारे पास में 3 वर्टेक्सेस हैं 1, 2 एंड 3, तो 3 के अंदर हमारे पास में 2 एज कम से कम लगनी है उसको शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यानी कि इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकता है, अगर मेरे पास में n वर्टेक्सेस हैं तो कितने मेरे पास में एजेस लगने हैं उस तक, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए n-1 में लगने हैं। ठीक है ना, तो यही उसकी फिलॉसफी थी। तो उसका कहने का मतलब ये है, अगर मुझे A से लेकर E जाना है तो मेरे पास में वो कौन से रास्ते हैं जहां से मैं जा सकता हूं। पहला रास्ता क्या हो सकता है कि मैं A से E डायरेक्ट चला जाऊं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एजेस कितने लगने हैं, A टू E के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस लगने हैं 1।
दूसरा क्या है कि मैं मैक्सिमम सारे के सारे वर्टेक्सेस कवर करते हुए पहुंचू ई पर। हो सकता है ऐसा कोई मेरे पास में शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा हो, तो क्या करेगा, अभी तक मेरे पास ए टू ई की जो कॉस्ट बन रही है एक एज है, ठीक है ना, और कॉस्ट कितनी बन रही है इसकी, कॉस्ट बन रही है यहां पर 2। और अब हो सकता है कि मैं क्या करूं, ए से जाऊं बी, बी से जाऊं सी, सी से जाऊं डी एंड डी से जाऊं ई। तो यहां पर कितने एजेस हो गए मेरे पास में, 4 एजेस हो गए, ठीक है। एंड मेरे पास में इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई ए से बी जाने की 10, ठीक है, बी से सी जाने की -3, सी से डी जाने की मेरे पास में कितनी हो गई ये -4, ठीक है, और डी से ई जाने की कितनी होगी -2। अल्टीमेटली हमारे पास में कॉस्ट कितनी आ गई, 10 - 3 7 एंड -4 3 एंड -2 1। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास 1 आ गई। यानी कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं ए से ई, तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है 2, और मैं पूरे के सारे वर्टेक्सेस कवर करते हुए इस रास्ते से जा रहा हूं, ऐसे 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 इस तरह से जा रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट आ रही है 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास में शॉर्टेस्ट पाथ तो सारे के सारे वर्टेक्सेस को कवर करके ही आ रही है। तो उसकी फिलॉसफी सिर्फ यहां पर ही थी कि मैं एक काम करूंगा, मैं जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास ये एक रास्ता मिल गया, ये मेरे को अभी दिख रहा है 2 है एंड ए से बी जाने का हो सकता है रास्ता 10 वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली 2 को उठा के फाइनलाइज नहीं करूंगा। मैं सिंपल सी बात करूंगा, मैं हर रास्ते पर जाके देखूंगा, हर एज को चेक करके देखूंगा और वो कोशिश करूंगा कि मैं इसके अंदर मिनिमाइज कर सकूं। और अगर मेरे पास में मेरे को मैक्सिमम भी ट्रैवर्स करना पड़े, सारी नोड भी ट्रैवर्स करके पहुंचना पड़े, तब भी मैं उस पर लिए रेडी हूं, अगर मेरी कॉस्ट अल्टीमेटली कम आ रही है। और इसके अंदर ट्रैवर्स करने के अंदर टोटल हमारे नंबर ऑफ एजेस लगेंगे वो हमेशा n-1 लगेंगे, और n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो ये इसकी फिलॉसफी थी। तो यहां पे बस इसने ये करा है कि भाई हमारे पास में मिनिमम जो है इसके अंदर एज लगने हैं 1 एंड मैक्सिमम हमारे पास में लगने हैं n-1, ठीक है ना। ये दो चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, ये हमें पता चल जाता है इसके अंदर, ये इसकी फिलॉसफी लगी। तो यही फिलॉसफी को हम लेकर चलते हैं और आगे देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, और वो सारे स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच के इन काम को कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ ले लिया है, बहुत प्यारा सा, सिंपल सा। हमारे पास में ये स्टार्टिंग पॉइंट S हम मान के चलेंगे, हमने इसको S नाम दे दिया है, समझना आसान हो जाएगा बस, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास में 5 वर्टेक्सेस हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर पॉजिटिव वेट भी है, नेगेटिव वेट भी है, वो अभी हमने देख लिया है, वो सब चीजें हमने इसके अंदर चेक कर ली हैं। तो इसको सॉल्व करने के जो हमारे स्टेप्स होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने सब कुछ पहले भी करा हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ जिसका जो किया था वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ट्विक के साथ में, वो ट्विक मैं आपको समझा दूंगा, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसलिए बिना टेंशन लिए आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो और समझो क्या काम हो रहा है। तो देखो सिंपल सा स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या कह रहा है भाई, मार्क ऑल द वर्टेक्सेस जिनकी कॉस्ट इन्फिनिटी लगेगी, जो हम कर रहे थे, जिस कस्टमर यही कर रहा था, सबके अंदर हम यही करते आ रहे हैं, सारे के सारे वर्टेक्सेस को हम अलग अलग कह देते हैं कि भाई तुम अलग अलग हो और तुम तक पहुंचने की कॉस्ट मेरे पास में इन्फिनिटी लग रही है, मेरे को नहीं पता तुम यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सके, ठीक है। पहला काम हो गया। पेरेंट का भाई उसको नल कर दिए, इनके सबके पेरेंट भाई नल है, मुझे पता नहीं है कहां से जा रहे हैं, सबके पेरेंट मैंने नल कर दिए, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कैसे जा पा रहे हैं, ठीक है। ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। तीसरा स्टेप भी हमने डिस्कशन के अंदर कहा था कि भाई मेरा सोर्स वर्टेक्स है, उसको 0 कर दो उसके डिस्टेंस को, और पेरेंट को नल कर दो, ठीक है भाई। मेरा सोर्स मान लो ये है, सोर्स को मैंने 0 कर दिया, इसका पेरेंट मैंने नल कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट की मुझे जरूरत नहीं है, वही मेरे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है। ये चीज भी यहां तक मैंने ये सारा काम जो अभी तक किया है बिल्कुल सेम मैंने पहले डिस्कास्ट्रा के अंदर किया है, कुछ अलग नहीं किया, बिल्कुल बेस मैंने बना के रख लिया, ठीक है ना। अब हमें को क्या काम करना है, अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है डिस्कास्ट्रा से। डिस्कास्ट्रा के अंदर रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ हमारे पास में हो रहा था कि हम देख रहे थे कि हमारे नेबर में कौन सा, हम साथ साथ रिलैक्स को करते चले रहे थे, मिनिमम लेकर उसको फाइनलाइज करते हुए। इसमें फाइनलाइज वगैरह कंसेप्ट हमने रखा ही नहीं है, इसके अंदर रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, फाइनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं। लूप क्या करता है, कितने कब तक चलता है, जब तक हमारे पास में जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस n-1, मतलब इस n-1 क्यों लिया कि कितने भी एजेस हो सकते हैं हमारे पास में, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के मैक्सिमम हमारे पास में n-1 एजेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने n-1 टाइम इसको चलाया है, जिससे कि मैं उसके मैक्सिमम रूट को भी कंसीडर कर सकूं। ये मैंने इसके लिए लूप चलाया, और मैं क्या कर रहा हूं, सीधा रिलैक्स कर रहा हूं हर एक एज से, उस एज को यूज करके मैं रिलैक्स करता जा रहा हूं, दैट्स इट। मैंने क्या करा, एक लूप चलाया और उसके अंदर मैं उसको रिलैक्स करता जा रहा हूं। समझाऊंगा कैसे काम हो रहा है, कैसे रिलैक्स हो रहा है, इसलिए सिर्फ मैंने रिलैक्स वर्ड यूज किया है। क्या इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हो रही है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है ना। और एक और चीज इसमें डिफरेंट करी है, वो है ये हमारे पास में क्या लिखा है, नेगेटिव वेट साइकिल।
नेगेटिव वेट साइकिल को मैं आपको समझाता हूं ये क्या होती है, लेकिन इसको अलग से भी देखते हैं। लेकिन टिल नाउ आपको ये चीज क्लियर होगी कि यहां तक तो हमारे पास में डिस्कास्ट्रा के बराबर के स्टेप्स हो गए 1 2 3। यहां पर हमने 4 स्टेप पर एक लूप चलाया है जो चलेगा n-1 टाइम, और उसका काम क्या होगा, सिर्फ रिलैक्स करने का। और एक डिफरेंट चीज हम कर रहे हैं कि हम एक नेगेटिव वेट साइकिल को वैलिडेट कर रहे हैं। अभी ये नेगेटिव वेट साइकिल है क्या, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इस बात को समझते हैं नेगेटिव वेट साइकिल है क्या। तो इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि क्या यार हम इस ग्राफ को जो हमने ये दे रखा है, क्या मैं इसको कभी भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, क्या इसमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकता हूं क्या, नहीं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि निकाल सकता हूं कि नहीं, चलो उसको करके देखते हैं। अगर हम इसके अंदर डिस्कास्ट्रा वाली वो बात लेकर चलें, या फिर आप ये देखो, आप हमें क्या करना होता था कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे होते थे। अगर मेरे पास में स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास में एस है, ठीक है, मुझे जाना है ए पर, तो मैं क्या करूंगा, एस से ए जाऊंगा, मैं कह दूंगा तेरी कॉस्ट लग गई 10, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं ए से जाऊंगा बी पर जाने की मेरे पास में पे की कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 10 प्लस में -6 कितनी हो गई मेरे पास में, मैं 4 कॉस्ट में जा सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। अब बी ने कह दिया कि भाई अभी तक एस जो है मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता था, है ना, स्टार्टिंग में हम 0 लेते हैं। अब कह रहा है जी मैं बी से एस पर जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 0 प्लस में -5 कितनी हो गई भाई साहब, ये -1। अरे ये क्या हुआ, हमारे पास में जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उससे भी कम कॉस्ट के अंदर मैं जा सकता हूं, यानी कि मैं -1 में जा सकता हूं। अब तो मैं इसको काट के कहूंगा नहीं यार मैं इसको -1 में पहुंचा सकता हूं, ठीक है भाई -1 में जा सकते हो। तो ये कहेगा कि मेरा -1 हो गया है, तो एक काम करते हैं, अब ए तक जाने की कॉस्ट कितनी होगी, अभी तक ए तक जाने की कॉस्ट थी 10 बिकॉज ऑफ दिस एज, ठीक है, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 10 प्लस में -1 कितनी, 9। वो कह रहा है जी मैं अब 9 में पहुंचा सकता हूं। वो कह रहा है यार अभी तुम मुझे 10 में पहुंचा रहे थे, अब तुम मुझे 9 में पहुंचा रहे हो। 9 वाला कहेगा कि भाई मैं ए कहेगा कि भाई मैं अब बी को कितने में पहुंचा सकता हूं, भाई मेरे पास कॉस्ट बी ए तक पहुंचने की कॉस्ट है 9, और उसके बाद में अब बी तक पहुंचने की कॉस्ट हो जाएगी -6। अब मैं आपको 3 में पहुंचा सकता हूं। यार ये क्या मतलब हो रहा है, हमारी वैल्यू देखते जा रहे हो तो यहाँ पर सर्कल के अंदर घूमती जा रही है, और हम एक दूसरे को रिलैक्स करते जा रहे हैं, और ये लूप कब तक चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, जब आप इसके सम निकालेंगे तीनों के साथ, तीनों एजेस का, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस में -6 हो गया, प्लस में -5 हो गया, जो कि आ जाता है -1, ठीक है। यानी कि नेगेटिव यहां पर वैल्यू आ गई सारे के सारे एजेस की, जो कि एक साइकिल भी बना रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर एक साइकिल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेट साइकिल, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव वेट साइकिल होती है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम क्या कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रिलैक्स करता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसमें भाई बेलमैन फोर्ड ने जो कहा कि भाई मैं इसको वैलिडेट कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर सकता, कि अगर मेरे पास में मेरी एल्गोरिथम के अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव वेट साइकिल अगर मिल गई तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई हाँ इसमें नेगेटिव वेट साइकिल है, आई कैन नॉट सॉल्व इट। मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं जिसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बेलमैन फोर्ड भी नेगेटिव वेट्स के साथ नहीं खेल सकता, नहीं वो खेल सकता है। वो कह तो रहा है कि भाई मैं साइकिल नहीं सॉल्व कर सकता, उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, उस साइकिल को उससे वैलिडेट करेगा। ये इसमें एक एडिशनल काम हमारे पास में हो गया। अदरवाइज तो वो हमें सॉल्यूशन दे रहा है नेगेटिव वेट के साथ में ना, वो नेगेटिव वेट्स का सॉल्यूशन दे रहा है, नेगेटिव वेट साइकिल का सॉल्यूशन नहीं दे रहा, उसका कोई नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने यहां पर ही आपको बताया है कि नेगेटिव वेट साइकिल क्या होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई है, स्टेप्स आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। तो चलो इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 ये देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलो आ जाते हैं और काम करते हैं। देखो बेसिक मैंने चीजें बना के रखी हैं जो हमने डिस्कास्ट्रा के अंदर कर ली थी। यहां तक के 3 स्टेप्स, वर्टेक्सेस हैं, सबको इन्फिनिटी मैंने मार्क कर दिया है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद पेरेंट्स को मैंने नल कर दिया है, सारे पेरेंट मेरे नल हैं, ये भी मैंने कर दिया है, ठीक है कि भाई इनका कोई पेरेंट नहीं है बता रहा है। और दूसरा अब तीसरा काम मेरे को क्या करना है, सोर्स वर्टेक्स को मार्क करना है 0। सोर्स मेरे पास में है S, इसको मैं मार्क कर देता हूं 0 और इसके पेरेंट को कर देता हूं नल। जो भी मेरे को कुछ नल करना है वो मैंने नल कर दिया, ठीक है। यहां तक के 3 स्टेप मेरे पास कंप्लीट हो गए। थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। अब यहां पर ये वीडियो हमारी पॉज हो गई थी, पता ही नहीं चलता कई बार, क्योंकि इंडिविजुअली इस काम को कर रहे होते हैं तो पता नहीं चल रहा था कि हमारा स्क्रीन फ्रीज हो गई है। तो ये अल्टीमेटली पता नहीं कहां से मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और मेरी वीडियो
वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो चलो छोड़ो ये प्रॉब्लम को, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो एज यूजुअल हम यहाँ पर देख सकते हैं टिल पॉइंट 3 हमने सारा का सारा काम वही किया जो हमने डिस्कास्ट्रा के अंदर किया था, सारे के सारे वैसे ही हमने सेटअप किया है। एक बेसलाइन सॉल्यूशन बना दिया कि हाँ हमें इन्फिनिटी करना है, हमें पेरेंट्स को नल करना है एंड वर्टेक्सेस को, जो सोर्स वर्टेक्स है उसको जीरो करना है। ये मैंने यहाँ पर काम कर दिया था। मेन क्रक्स का पॉइंट मेरे पास में आ जाता है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, जहां पर हम एक लूप चलाएंगे n-1 टाइम। n-1 टाइम ही क्यों चलाएंगे? क्योंकि ये वो लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल, जो कि हमारे पास में अगर हमारे पास n वर्टेक्सेस हैं, n वर्टेक्सेस को कनेक्ट करने के लिए मैक्सिमम n-1 एजेस लगेंगे। तो ये मैक्सिमम हमारे पास में पाथ हो सकता है, तो वो भी कंसीडर करते हुए मैंने इसको n-1 टाइम चलाया है। तो उसके अंदर क्या काम होना है, हमें रिलैक्स करते हुए चलना है अपने सारे के सारे नेबर्स को, बेस्ड ऑन किसके साथ में, उसके एजेस के बेसिस पे कि हर एक एज कैसे उनको नॉर्मलाइज या उसको रिलैक्स कर सकता है, ठीक है ना। ये करते हुए चलना है, ये हमें इसके अंदर काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर देखने वाली कि नेगेटिव वेट साइकिल को भी ये चेक करता है। वो कैसे करता है वो आपको बता देंगे, इसके लिए भी एक डिस्क्लेमर देंगे हम इसके अंदर लास्ट में, कि आपको समझ में आएगा कि हमें कब ये पता चल जाएगी कि यहाँ पर नेगेटिव वेट साइकिल चल रही है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चला के देखते हैं, हर एक आइट्रेशन को चेक करते हैं कैसे इसके अंदर काम हो रहा है, और हर एक आइट्रेशन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास में क्या पाथ बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एज यूजुअल हमारा S है, ये हमारा सोर्स है। यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जिसकी कॉस्ट हमारे पास में 0 है इस टाइम पर। फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन ने क्या कहा कि मैं A की कॉस्ट जो अभी करंटली इन्फिनिटी है, मैं इसको वाया S अगर जाऊं तो मेरे पास में एक कॉस्ट कर दूंगा मैं 6। तो मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूं, यहां पर इसकी कॉस्ट को 6 कर रहा हूं। कहां से जा रहा हूं? वाया S जा रहा हूं। दैट्स इट, मैंने इन्फिनिटी को कट कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है, ये भी मैंने यहाँ पर कट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ही हम चल रहे हैं और ये देख रहे हैं, दूसरा एज चेक कर लेते हैं यहाँ से सोर्स से। दूसरा एज ये जा रहा है मेरे पास में, इसकी कॉस्ट मेरे पास में इन्फिनिटी थी D की, और अब ये कट करके कितनी हो सकती है? वाया S अगर जाऊंगा तो ये हो सकती है 7, ठीक है। तो ये मेरे पास में 7 आ गई। यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ गई? ये मेरे पास में 6 आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि D की कॉस्ट मेरे पास में आ गई है 7। कहाँ से जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ S से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अभी हम किसी एज को टच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वहां पर हम पहुंचे ही नहीं हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड आइट्रेशन चला लेते हैं। सेकंड आइट्रेशन चलाने के अंदर क्या होगा, अब मेरे पास में ये 3 तो वर्टेक्सेस हमारे पास में किसी तरह से कनेक्टेड हो गए, थोड़े से हमारे पास में रिलैक्स हो गए हैं। बाकी चीजें क्लीन अप कर देते हैं एंड थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ रह जाएगा, जिससे हम कोई भी गड़बड़ ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड आइट्रेशन में देखते हैं कि अब हम A से कहां जा सकते हैं। A से जाने के मेरे पास में एक तो रास्ता है कि मैं A सर जाऊं यहाँ पर, ठीक है, वाया A जाऊं, और यहाँ पर इसकी इन्फिनिटी कॉस्ट है इसकी, और वो कॉस्ट हो जाएगी 5। एक तो रास्ता मेरे पास में ये बन रहा है। दूसरा इसी के अंदर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, एक रास्ता ये भी बन रहा है मेरे पास में, ठीक है ना, यहाँ तक जाने का। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 7 प्लस में माइनस में 3 करूंगा तो कॉस्ट हो जाएगी 4। तो मैं आइदर ऑफ 2, क्योंकि मेरे को ये भी एज चेक करना और ये भी चेक करना है, तो मैं दोनों को थोड़ा सा एक ही बार में कर देता हूँ सॉल्व। एंड सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी मेरे पास में 4। और मैं अब कहाँ से जा रहा हूँ? अब मैं A से ना जाकर मैं जा रहा हूँ D से, ठीक है ना। तो यानी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, B की कॉस्ट कर दे रहा हूँ 4। और कहां से जा रहा हूं? मैं इसको जा रहा हूं सेकंड आइट्रेशन के अंदर ही D से जा रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गई है। और कहां जा सकता हूं मैं? दूसरा रास्ता मेरे पास में बनता है यहां पर जाने का कि मैं A से कहां जा सकता था, और A से जा सकता था C पर। C की करंट कॉस्ट है इन्फिनिटी, और अगर मैं यहां से जाता हूं तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 हमारे पास में A तक पहुंचने की कॉस्ट, प्लस कर देते हैं इस एज की कॉस्ट जो कि है माइनस में 4, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 जा सकता है। कहां से जाएगा ये 2? C पर पहुंचने के लिए ये जाएगा वाया A, तो यानी कि C तक पहुंचने की कॉस्ट हो जाएगी मेरे पास में 2। कहां से जाएगा ये? वाया A, ठीक है ना, वाया A से जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, और तो हम D से नहीं, D से भी जा सकता था, लेकिन D से जाने का रास्ता 9 था, जो कि 2 से हमारे पास में ज्यादा है कॉस्ट, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा तो कहीं भी जाने की नहीं है। थर्ड आइट्रेशन चला लेते हैं अपनी, बाकी चीजों को क्लीन अप करते हैं। मैं पहले सबको चेक कर लेता हूँ, सब ठीक से मार्क हो रखे हैं। A6 की कॉस्ट आ रही है, B की
कॉस्ट आ रही है 4, सी की कॉस्ट आ रही है 2 एंड डी की कॉस्ट आ रही है 7। ठीक है, ऑल गुड, सब कुछ ठीक है। थर्ड आइटरेशन में हम पहुंच गए हैं। बाकी फालतू की चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो सब अपनी कॉस्ट के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। थर्ड आइटरेशन मेरा स्टार्ट हो गया है। थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, अब इसके पास सारे के सारे एजेस हो चुके हैं। अब एक रास्ता तो मेरे पास में ये बनता है भाई, एस से ए पर जाने के लिए रास्ता बन जाता है। ए पर जाने के लिए रास्ता क्या है, एस के थ्रू जा सकता हूं मैं। और ए पर कहां से जा सकता हूं, ए में बी से भी जा सकता हूं। ठीक है ना, बी से जाऊंगा तो मेरे पास में बी की कॉस्ट है 4 और इस एच की कॉस्ट है -2, यानी कि 4 प्लस में -2 कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि कॉस्ट ए की घट के हो सकती है अब 2। ये काम हम कर सकते हैं। ये थर्ड आइटरेशन में मेरे पास काम हो गया, यानी कि ए की कॉस्ट मेरे पास में फिर चेंज हो गई है, जो कि हो गई है 2। कहां से आ रहा हूं मैं, यहां पर इसमें आ रहा हूं बी से। ये चीज क्लियर हो गई है। इस चीज को क्लीन कर सकते हैं। ए को मैंने देख लिया है एंड ए पर और तो कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो यानी कि ए तक तो ए को तो और नॉर्मलाइज मैं कर नहीं सकता। बी को नॉर्मलाइज करने का तरीका है मेरे पास में क्या, बी को भी करने का तरीका नहीं है। ठीक है ना, एंड और तो कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, सी को करने का भी नहीं है। सी पर जाने के लिए मेरे पास में ये था 9, जो कि ज्यादा है। एंड इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, चौथा राउंड करते हैं। फोर्थ आइटरेशन होगा। फोर्थ आइटरेशन के अंदर दोबारा सारे के सारे एजेस चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैंने अभी इस केस के अंदर ये वाला 2 करके मैंने इसको 3 को नॉर्मलाइज इसलिए, इसको सी को नॉर्मलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि इस आइटरेशन का ही पार्ट था। ठीक है ना, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप था। इस इंटरमीडिएट के थ्रू मैं इस फोर्थ स्टेप को सॉल्व नहीं कर सकता ना, यानी कि ये एक स्टेट आ जाएगी मेरे पास में। जो थर्ड आइटरेशन के बाद स्टेट बनी है वो ये बनी है 0, 7, 2, 4 एंड 2। ठीक है ना, फोर्थ आइटरेशन के अंदर हम इसको दोबारा चेक करेंगे, इसलिए मैंने अभी यहां पर सी को फर्दर नॉर्मलाइज नहीं किया है। ये चीज समझ में आ गई है। तो अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ आइटरेशन का दोबारा चेक करते हैं किसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। करंट स्टेट मेरे पास में ये है, चेक कर लेते हैं सब ठीक है कि नहीं है, और उसी को ही छोड़ते हैं यहाँ पर, बाकी सब हटा देते हैं फालतू की चीजें। तो ए हमारे पास में 2 है, बी मेरे पास में 4 है, सी मेरे पास में 2 है एंड डी मेरे पास में 7 है। ठीक है, डी तक जाने का रास्ता एस है एंड सी तक जाने का रास्ता मेरे पास में ए से निकाला था मैंने। बी तक जाने का रास्ता मैंने वाया डी निकाला था एंड ए तक जाने का रास्ता मैंने वाया बी निकाला है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लीन है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ आइटरेशन पे चलते हैं। फोर्थ आइटरेशन के अंदर वही होगा, इस वाले को दोबारा चेक करेगा। ए तक जाने के लिए कुछ और नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये रास्ता यूज नहीं होगा, ये रास्ता मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं और कोई तरीका है नहीं ए को नॉर्मलाइज करने का या रिलैक्स करने का। तो ए तो अपनी ऑप्टिमम स्टेट में पहुंच गया है। ठीक है ना, तो ए तो मुझे लग रहा है ये फर्दर रिलैक्स नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, बी को देख लेते हैं। बी को रिलैक्स करने के तरीके हैं मेरे पास में वाया ए, तो कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, तो यानी कि 5+2 इसको हम नहीं लेंगे 5+2 को। उसके बाद इससे जाएंगे, इसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, यही रास्ता लिया था। 7 माइनस में 3 4 आया था। इसको लूंगा तो यहाँ पर 2 प्लस में 7 यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में 9, तो 9 भी नहीं ले सकता, ये रास्ता भी नहीं। तो यानी कि मेरे पास में बी भी ऑलमोस्ट क्या, ये भी मुझे लग रहा है कि अपने पूरे रिलैक्स स्टेट के अंदर पहुंच गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एम डी को भी चेक कर लेते हैं। डी तक पहुंचने का 7 रास्ता यहां से आ रहा है वाया एस, तो ये तो मैंने ले लिया था। वाया ए रास्ता 8 है, तो उसको मैं लूंगा नहीं क्योंकि ये वाला रास्ता बड़ा है, तो इसको भी नहीं लूंगा मैं। इसको इग्नोर करते तो मेरे पास में डी भी पहुंच गया है। अब रहता है मेरे पास में सी तक पहुंचने के मेरे पास में 2 रास्ते हैं, वाया डी और वाया ए। तो अब जो लास्ट स्टेट थी उसके बेसिस पर मेरे पास में डी तक जाने, डी से अगर सी जाता हूं तो 17 कॉस्ट आती है, 16 कॉस्ट आती है सॉरी, एंड वाया ए जाता हूं तो आती है 2 प्लस में माइनस में 4 इक्वल टू माइनस में 2, यानी कि इसकी कॉस्ट हो जाती है -2। तो इस -2 की कॉस्ट को हम कर देते हैं और इसको ये बता देते हैं सी तक जाने का रास्ता अभी भी ए वाया ए ही है एंड कॉस्ट घट के हो गई है -2। ठीक है ना, -2 थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं। सी के लिए -2 इसकी कॉस्ट हो गई है वाया ए ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है मैंने मेंशन करा हुआ है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई, यानी कि ए तक पहुंचने की कॉस्ट मेरे पास में, सी की कॉस्ट आ गई है मेरे पास में। अब क्या कर सकते हैं हम एक बार फिर, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने ये वाला बाद में चेक करना चाहिए था, बाद में चेक कर लेते हैं, अभी भी चेक कर लेते हैं। इसकी आ रही है 7 प्लस में -2 तो आ रही है 5 और इसकी वैल्यू है 4, तो यानी कि हम वाया सी तो भी नहीं जा सकते, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये भी चेक हमने चेक कर लिया है, अगर आपको लग रहा हो कि हमने मिस कर दिया है। तो 4 आइटरेशन के बाद में कुछ इस तरीके का मेरे पास में एक ग्राफ बन के आ जाता है,
जिसके अंदर मेरे पास में कुछ इस तरीके का डेटा मेरे पास में आ गया है। ये डेटा मुझे बहुत कुछ बातें बता रहा है, लेकिन इससे पहले, इस डेटा को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ बना है, ये जो स्टेट के अंदर आया है, क्या ये अपने रिलैक्स स्टेट पर है कि नहीं है, क्योंकि हमने इसको n-1 टाइम इसको ग्राफ को चलाया है, इस लूप को चलाया है। अब अगर मैं इस लूप को एक बार और चलाता, लेट्स से मैं एक बार और चलाता, मैं इसको n टाइम चला रहा होता, तो क्या मैं इसको फर्दर रिलैक्स कर पाता? नहीं कर पाता। फिर भी वैलिडेट कर लेते हैं। अब अगर हम a को रिलैक्स करना चाहते तो इसकी वैल्यू यहाँ से 6 आती, या फिर यहाँ से यही आती जो यहाँ पर 2 आ रही है। इसके अलावा तो कुछ नहीं तरीके बनते ए तक जाने के। तो यानी कि ए रिलैक्स्ड है मेरे पास में। डी तक जाने का यहाँ पे 7 और 8 रास्ता था, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये भी ऑलमोस्ट, ये भी अपना हमारे पास में रिलैक्स्ड है। ठीक है, बी तक जाने के लिए हमारे पास में रास्ते क्या बन रहे थे? एस डी से बी जाएगा, जो कि 7-3 यही एक रास्ता है, या फिर 2 और 5 ऐड करके ए जाएंगे तो 7। तो ये तो हम लेंगे नहीं। यहाँ से भी हमारे पास में कॉस्ट आ रही है 5, ये भी नहीं लेंगे, यानी कि इसी रास्ते को लेंगे। तो यानी कि 4 ही हमारे पास में ऑप्टिमाइज है। और इसको फर्दर अगर हम एक और लूप चला रहे हैं, हम दोबारा चेक कर रहे हैं सबको, इस रास्ते से जाते तो -2 तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा था, इससे जाते तो हमारे पास में 16 कॉस्ट आती है, इसको हम लेते नहीं। यानी कि हमने एक लूप और चला लिया, लेकिन हमने इसकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाए हैं। एक बार और चला लोगे तब भी हम स्टेट नहीं कर पाएंगे, एक बार और चला लोगे फिर भी नहीं कर पाएंगे, 10,000 बार चला लोगे तब भी नहीं कर पाएंगे, कितनी भी इन्फिनिटी टाइम चला लोगे इस लूप को तब भी हम इसके अंदर, इसकी स्टेट के अंदर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी रिलैक्स्ड, एकदम नॉर्मलाइज, एक ऑप्टिमम स्टेट के अंदर पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन की बात आ जाती है कि अगर इस nth जो हमने एक और आइट्रेशन चलाया था उसके अंदर भी अगर हम किसी को रिलैक्स कर पाते तो इसका मतलब क्या था? तो उसका मतलब सिंपल सा बात है कि अगर इसके बाद, अगर ये n-1 टाइम के बाद भी अगर ये रिलैक्स हो रहा है तो वो उस ग्राफ के अंदर एक नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये चीज क्लियर बता रही है कि भाई ये फर्दर रिलैक्स हो पा रहा है इसके अंदर, क्योंकि यार अगर हम n-1 टाइम कर रहे हैं यानी कि हम इसका एक मैक्सिमम पाथ वाली नोड भी ले चुके हैं कि यार ये मेरा मैक्सिमम हमारे पास में रास्ता बन सकता है। ठीक है, वो कौन सा बनेगा चेक भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में S से लेकर अगर मुझे C पर जाना है तो C तक कैसे जाऊंगा? C तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता है A से, तो मैं पहले A पर जाऊंगा, तो C से A की कॉस्ट हो जाएगी -2। अब A तक जाने का रास्ता क्या है मेरे पास में? B से, तो मैं B पर जाऊंगा। ठीक है ना, B से A का जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब B से जाने का रास्ता क्या हो जाएगा मेरे पास में? D से, तो D से B जाने की कॉस्ट मेरे पास में आ जाएगी 4। और हमारे पास में D से कैसे जाएंगे? D से जाने का रास्ता है मेरा S की तरफ जा सकता हूँ, कितनी कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास में? 7। तो यानी कि 7 + 4 11 एंड 2 13 एंड -2, यानी कि हमारे पास में 11 कॉस्ट के अंदर हम पहुंच सकते हैं। और ये मेरा मैक्सिमम पाथ है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे वर्टेक्सेस कवर कर लिए हैं, तो ये मेरे पास में मैक्सिमम पाथ आ गया। अगर इससे ज्यादा अगर कोई भी ये फर्दर रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने उसको n-1 टाइम, यानी कि उससे ज्यादा एजेस उसको दिख रहे होंगे, यानी कि या तो उसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल आ रहा होगा, वो फर्दर रिलैक्स हो रहा होगा, तभी उसी के अंदर ये वो n-1 टाइम से ज्यादा बार चलेगा लूप, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई आपको, है ना? यहां पर बस यही समझाना था कि नेगेटिव वेट साइकिल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास में n-1 टाइम से एक भी बार अगर ज्यादा मेरा लूप चलता है और मेरा जो सॉल्यूशन है वो रिलैक्स हो जाता है, अगर रिलैक्स हो जाता है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है। ठीक है, और अगर वो n-1 टाइम चल रहा है एंड उसके बाद वो फर्दर रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो यानी कि मेरा स्टेट ऑप्टिमाइज वो उसने अचीव कर लिया है और उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है। और पाथ निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे कहीं पर भी जाया जा सकता है। S से C जा सकते हैं, अगर मुझे जाना है लेट्स से B तक जाना है, तो मेरे पास सोर्स से लेके B तक जाने का रास्ता क्या होगा? B से कहाँ जाएंगे हम? D पर, D का रास्ता है, D पे 4 है, D से जाने का रास्ता क्या है? S से, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, तो ये भी 11 कॉस्ट के अंदर हम पहुंच जाएंगे S से लेके B तक। तो सारे रास्ते इसने इसके अंदर बता दिए हैं, कहाँ से कहाँ जाया जा सकता है, कौन किसका पेरेंट है, कौन सा हमारे पास में पाथ है। ये मेरे पास में अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट पाथ बन गया था, जो मैं भी आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। एक बार हमें जाना था C पर, तो C पर जाने का रास्ता क्या था मेरे पास में? C पर जाने के लिए रास्ता था S से हम जाएंगे D पर, D से जाएंगे हम उसके बाद B पर, B से जाएंगे हम उसके बाद A पर, A से जाएंगे हम C पर। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ जो हमें मिला है, S D B A एंड C तक हम इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है,
तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ये पूरा का पूरा सब कुछ आपको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको करके देख लिया था, क्या इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं, कैसे नेगेटिव वेट्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे एजेस को यूज करते हैं, कितने नंबर ऑफ लूप्स चल रहे होते हैं, कैसे हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास में नेगेटिव वेट साइकिल है। वो सब चीज एकदम बारीक तरीके से आपको समझा दिया, हर एक चीज आपको क्रिस्प तरीके से बता दिए कैसे कैसे काम हो रहा है। तो चलो यही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एंड अपने कोड के अंदर लिखेंगे, कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने चलते हैं और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो एज यूजुअल हम अपने बॉयलर प्लेट के साथ रेडी हैं। यहां पर हमने 2-3 चीजें यहां पर डाल दी हैं। एक मैंने ग्राफ बना लिया है, एक मैंने नेगेटिव वेट साइकिल के लिए ग्राफ बना लिया है एंड एक मेथड डिफाइन कर दिया है बेलमन फोर्ड नाम का, जिसके अंदर ग्राफ पास करेंगे एंड सोर्स पास करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम बेलमन फोर्ड उस मेथड को एग्जीक्यूट करके देख लिया है नॉर्मल, जिसके अंदर हम नॉर्मल ग्राफ भेज रहे हैं। दूसरा हम यहां पर इसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल भी डाल के देखेंगे, तब क्या आउटपुट आता है वो भी चेक करेंगे। दोनों रिजल्ट्स को मैंने यहां पर लॉक करके देख लेंगे, जो भी हमारे पास आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूं, रिजल्ट 1 कर देते हैं एंड इसको कॉपी करके यहां पर रिजल्ट 1 प्रिंट कर सकते हैं। दोनों रिजल्ट मेरे पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास हो जाएगा। यहां पर मुझे फंक्शन में अपना इंप्लीमेंटेशन करना है, जो कि सेम होगा जो हमने अभी देखा है अपने स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के अंदर। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सारे के सारा काम वही करने वाले हैं। ये भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाया हुआ है। तो सिंपल सा हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, वर्टेक्सेस मैंने डिफाइन कर दिए हैं ABCD, और जो हमने ग्राफ वहां पे बनाया था सेम उसके एजेस एंड उसके वेट्स मैंने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर एजेस के अंदर डाल दिए हैं। एग्जैक्टली सेम वर्टेक्स मैंने यूज किया, सेम ग्राफ मैंने यहाँ पर यूज किया है। कंफ्यूज होने की कोई बिल्कुल जरूरत है नहीं, सेम हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। एंड हमारे पास नेगेटिव वेट साइकिल के अंदर भी हमने जो पहले ग्राफ सॉल्व किया था, इसके अंदर साइकिल मिली थी हमें, वो उसके अंदर सेम वही मैंने यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर डिजाइन कर दिया है विद दिस वर्टेक्सेस एंड एजेस के साथ में। और इस केस को भी हम चेक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों मैंने ग्राफ यहाँ पर बना दिए हैं, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। एंड दैट्स इट, आई थिंक हम रेडी हैं अपना यहाँ पर सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए, और स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन को लिखना। तो एज यूजुअल हम अपने बेस को बनाएंगे। सबसे पहले बेस के अंदर हमने क्या करा था, हमने क्या लिया था, एक प्रायोरिटी क्यू टाइप की चीज बनाई थी, जैसे हमने डिस्कास्ट्रा के अंदर बनाया था। उसके अंदर क्या करा था, हमने पेरेंट लिया था, डिस्टेंस लिया था, ठीक है ना, ये लिया था। वो प्रायोरिटी क्यू को हम यूज कर रहे थे। यहाँ पर हमें प्रायोरिटी क्यू का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो उसी तरीके का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जिसके अंदर हम डिस्टेंस को और उसके पेरेंट को मैनेज करके रखेंगे। तो 2 वेरिएबल में ये डिक्लेयर करने वाला हूं। उसके बाद क्या करा था, सबको मैंने इन्फिनिटी कर लिया था, पेरेंट को मैंने नल कर दिया था, ये काम करने वाले हैं। और उसके बाद में मैंने क्या करा था, अपने सोर्स को क्या कर दिया था, 0 सेट कर दिया था। ये 3 स्टेप हमने कर लेंगे, इससे हमारा बेस सॉल्यूशन तो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा लूपिंग का काम होता है, वो हम एकदम बारीकी से देखते हैं। तो क्विकली इस काम को कर लेता हूं और सारे के सारा अपना बेस सॉल्यूशन रेडी कर लेता हूं। सो एज यूजुअल मैंने एक डिस्टेंस नाम का यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसके अंदर। उसके अंदर हम डिस्टेंस सारे के सारे मैनेज कर रहे होंगे। उसका प्रीडिसेसर कौन होगा, मतलब उनका पेरेंट कौन होगा, वो मैंने यहां पर डिफाइन कर लिया है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, एक लूप चला लेता हूं, और लूप चला के हम अपने इस डिस्टेंस के प्रीडिसेसर को इनफाइनाइट एंड नल रेस्पेक्टिवली कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने अपने ग्राफ को यूज किया। ग्राफ के सारे वर्टेक्सेस मैंने ले लिए, जो मेरे पास में यहां पर वर्टेक्सेस थे, ये ABCD एंड S, ये मैंने वर्टेक्सेस यहां पर ले लिए। इसके अंदर एक मैप फंक्शन चलाया। मैप फंक्शन क्या करता है, 1 by 1 हर एक वर्टेक्स के साथ लूप करेगा और एक एरे रिटर्न कर देता है। मैप फंक्शन ये काम कर रहा होता है। तो मैंने मैप के अंदर हर एक वर्टेक्स के लिए उसको इन्फिनिटी कर दिया। इन्फिनिटी यहां पर एक कीवर्ड है हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर, और रेस्पेक्टिवली उनके प्रीडिसेसर यानी कि उनके पेरेंट को मैंने कर दिया नल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, बेसिक बन गया मेरे पास में, ठीक है ना। एक टेबल जो मैंने बना के दिखाई थी, वो टेबल मैंने बना दी, उसके सबको इन्फिनिटी कर दिया एंड उसके पेरेंट को सबको नल कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है, मुझे इसका जो सोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस को करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो वो कर देते हैं। सोर्स मेरे पास में यहां पर मैंने उठाया, ये मेरा डिस्टेंस इसका जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट बना था, इसके अंदर सोर्स जो मैंने यहाँ पे पास किया है, इसको उठा के मैंने 0 कर दिया है। कुछ भी मैंने यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं करी है, बिल्कुल बेसिक चीजें लिखी है, कुछ नहीं करा यहाँ पर। अब मेरा मेन काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर करना, जहां पर मैं एक लूप चलाऊंगा। कितनी बार चलाऊंगा, n-1 टाइम, मतलब जितने मेरे वर्टेक्सेस हैं उसकी लेंथ से एक कम, ठीक है।
तो वो मैं चला लेता हूँ यहाँ पर एक लूप। तो हमने एक लूप चला दिया है यहाँ पर, जो हमारे पास में ग्राफ है उसके अंदर वर्टेक्सेस हैं, उसकी लेंथ -1 से तक हमने इसको लूप को चला दिया है। 0 से स्टार्ट कर दें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हम 1 से लेकर उसकी लेंथ तक चला सकते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पर 4 आइट्रेशन चलने वाले हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। लेंथ मेरे पास में 5 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्सेस कितने थे, वर्टेक्सेस हैं यहाँ मेरे पास में 5, तो लेंथ मेरे पास आएगी 5। तो कितनी बार चलेगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, 4 बार चल गया, 1 से स्टार्ट करा इसकी लेंथ तक। तो ये मेरे पास में एक लूप चल गया। अब मेरे पास में कॉन्सेप्ट क्या था कि मुझे हर एक एज से उसको चेक करना था, ठीक है ना, यानी कि हर एक आइट्रेशन में हर एक एज से मुझे उसको रिलैक्स करते हुए जाना था और कुछ नहीं करना था, फालतू काम कुछ नहीं कर रहा। हर एक आइट्रेशन के अंदर हर एक एज से उसको रिलैक्स करता चला जाऊंगा। तो ठीक है, एक और लूप चलेगा जो कितने बार चलेगा, नंबर ऑफ एजेस के बराबर चलेगा, ठीक है। तो एजेस के बराबर लूप चला लेते हैं एक और। तो सिंपल सा एक और मैंने यहां पर लूप चला लिया, मतलब एक आइट्रेशन तो ये चलेगा जो कि हमारे पास में कितनी बार चलेगा, उसके अंदर जितने वर्टेक्स हैं उसके बाद उसके n-1 टाइम, एंड हर एक आइट्रेशन के अंदर हर एक एज जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्या करा, 0 से लेकर जो उसकी लेंथ है वहां तक हर एक एज के ऊपर एक लूप चला दिया, यानी कि हर एक एज को मैंने कंसीडर कर लिया। हमारे ग्राफ के अंदर कौन सा एज है वो मेरे पास में, वो ये एजेस की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आएंगे मेरे पास में, u आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और उसका वेट कितना है, ये चीज़ हम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही होगी एज के अंदर, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास में उस एज की एक एज मेरे पास आ रहा है उसको उठा लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे पास में इस फर्स्ट एज के साथ में क्या करना है, ठीक है। तो मेरे पास में फर्स्ट एज जो होगा, मतलब एक आइट्रेशन के अंदर 0th जब इंडेक्स होगा मेरे पास में 0, ई की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस के अंदर मेरे पास में कौन सा एज आ जाएगा मेरे पास में, उसके केस के अंदर मेरे पास में ये वाला एज आ जाएगा, ठीक है ना। जब ई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला एज आ जाएगा मेरे पास में। इसमें क्या क्या मुझे पता चल रहा है, ये चीज नोटिस मैं बार बार करवा रहा हूँ। उसका ओरिजिन कौन सा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कितना उसका वेट है, ये इसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मेरे को पता चल गई है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया, कहाँ तक जा रहा है, कितना वेट है, मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे यहीं पर कंपैरिजन करना है, यही देखना है कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, और जहां पर ये जा रहा है क्या ये इसको इसकी करंट वैल्यू से रिलैक्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। मान लो जहां पर जा रहा है इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 थी, और अब इस एज की जो वैल्यू थी तो वो इस ओरिजिन के वैल्यू है, इस ओरिजिन पे वैल्यू मान लो मेरे पास में 5 थी, और यहाँ पर इस एज की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 5 प्लस में 2 मिलके 7 वैल्यू आ गई। क्या ये 7 वैल्यू इस 10 से छोटी है, छोटी है तो इसको रिलैक्स कर दे, तो ये काम इसको करना है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा, हमने क्या करा, डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर उठाया, जो मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से मैंने उठाया। करंटली स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी, सबका इन्फिनिटी था, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो ये फर्स्ट आइट्रेशन हुआ और उसके फर्स्ट एज के अंदर क्या होगा, यहां पर जो इस एज की वैल्यू आ गई, जो भी आई है मेरे पास में, ठीक है, 6 वगैरह जो ये आई थी, मैं इसको लिख उठा के यहाँ पे रख भी लेता हूं आपको। फर्स्ट के अंदर केस के अंदर चेक कर रहे हैं, सबको सब कुछ विजुअलाइज हो जाए। तो इसके अंदर ये एक वैल्यू मेरे पास में फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर फर्स्ट एज की मेरे पास में ये वैल्यू आई थी। इस केस के अंदर क्या करा, डिस्टेंस कितना था यहाँ पर, एज ऑफ यू का, एज ऑफ यू मतलब सोर्स का मेरे पास में कितना डिस्टेंस था, 0 था, 0 की वैल्यू थी क्योंकि मैंने इनिशियलाइज 0 कर दिया था। और इसके अंदर एज कर देता हूं इसका वेट, इसका वेट है 6, तो क्या ये 6 वेट को 0 प्लस में इसका 6 करूंगा तो 6 हो जाएगा। क्या ये छोटा है मेरे पास में डिस्टेंस ऑफ किसका, डिस्टेंस ऑफ ए का, ए का कितना इस टाइम पर, इन्फिनिटी, फर्स्ट आइट्रेशन एंड फर्स्ट एज, फर्स्ट आइट्रेशन में सब कुछ इन्फिनिटी था ना, तो यानी कि इन्फिनिटी से 6 छोटा है। तो इस केस के अंदर क्या कर दो, हाँ भाई इसको रिलैक्स कर दो, तो ठीक है इसको रिलैक्स कर देते हैं। तो इसमें क्या करा मैंने, जो मेरे पास में वहां पर जो डिस्टेंस मेरे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, जो मेरा ये एज है वी एज कौन सा इस टाइम पर, ए की जो मेरे पास में डिस्टेंस बना दिया है वो चेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ये u का मतलब s जो है ये वाला, इसकी 0 थी, 0 प्लस में वेट कितना है 6, इस वाले एज का 6 है, तो 6 वैल्यू चली जाएगी मेरे पास में किसके अंदर, a के डिस्टेंस के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और अब इसका पेरेंट कौन बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा s, क्योंकि ये s के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, तो s लिख देते हैं। प्रीडिसेसर मेरे पास में हो गया s, क्योंकि देखो यहाँ पर v क्या है, v है मेरे पास में a, तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में इस टाइम पर u क्या है s, ठीक है ना, यानी कि
हमारा इसका जो प्रीडिसेसर है वो सोर्स बन गया। ये चीज क्लियर होगी। एक मैंने आइट्रेशन यहाँ पर क्लियर वैसे दिखा दिया है, यही आइट्रेशन अंदर चलते जा रहे हैं, हर एक एज को रिलैक्स करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है, ठीक है ना। ये काम यहाँ पर हो रहा है और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पूरा का पूरा ये एज की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी थी, ठीक है। थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा मेन क्रक्स का पॉइंट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मैंने देख लिया हर एक आइट्रेशन को हर एक एज के साथ मैं रिलैक्स करता जा रहा हूं। यही काम मुझे वहां पर मैंने बताया था, वही मैंने यहां पर कर दिया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करा। यहां तक मेरा काम क्या हो गया कि मेरे पास में ये एक बेसिक एल्गोरिथम तो बन गई। बस एक चीज यहां पर नहीं करी मैंने इसके अंदर ये चेक नहीं करा कि ये एक नेगेटिव वेट साइकिल है कि नहीं है इस ग्राफ के अंदर, वो और चेक कर लेता हूं। उसको चेक करने का तरीका क्या, एक बार और एजेस के ऊपर चला के देख लो, अगर वो उन्होंने फर्दर किसी को रिलैक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है। एक बार एज के ऊपर और चला लेते हैं, तो इसके अंदर एक अलग से लूप चला देते हैं। ये वाली लूप तो किसी काम की नहीं है, ये वाली लूप तो n-1 टाइम चली, और एक बार एक्स्ट्रा और चला देते हैं। तो मैंने कहा था एक बार और देख लोगे तो उसका मतलब ये नेगेटिव वेट साइकिल अगर रिलैक्स कर पाया तो इसकी एजेस के ऊपर एक बार और लूप चला देते हैं। तो सेम ये चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो यहाँ पर ले लिए मैंने। यहाँ पर इसकी लेंथ थी, एक बार और एजेस के ऊपर लूप चलाया और उसके अंदर यही मैंने वहां पर उठा लिया, एजेस उठा लिए मैंने, यहाँ पर ये एज उठा लिया और सेम यही लॉजिक मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। यानी कि एक बार और रिलैक्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर उसने रिलैक्स कर दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर आप एक बार भी अंदर घुस गए तो मतलब आप इसको रिटर्न कर दो। भाई आपके बस की नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है तो रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया कि भाई मेरा ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है तो इसको रिटर्न कर दो। मैं इससे ज्यादा इसको चेक नहीं कर सकता, बस ये बता सकता हूँ कि भाई इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये चीज ने कर दी। अब इसके अंदर से क्या रिटर्न कर दो भाई, अगर यहाँ पर इसके अंदर नहीं घुसते हो और आपका सब कुछ सही जाता है, आपने सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया, तो अपना डिस्टेंस है प्रीडिसेसर का मैट्रिक्स को मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं दिया, दीज आर द ऑब्जेक्ट, तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। ये रिटर्न कर दिया, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनको रिटर्न नहीं करते, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में नॉर्मल ग्राफ जो है उसको मैं पास करता हूं तो क्या आउटपुट आता है। लेट्स रन इट। बहुत शानदार हमारे पास में रिजल्ट आया जो हम चाह रहे थे। यही हमारे पास वैल्यू आई थी, सोर्स की वैल्यू 2 थी, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 4 थी, सी की वैल्यू -2 एंड 7 थी, ठीक है ना। कहाँ से जा रहे थे हम, ए को बी से जा रहे थे, बी पर डी से जा रहे थे, सी पर ए से जा रहे थे एंड डी पर एस से जा रहे थे। जो हमने वहां पर निकाला सेम हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट आ गया है। ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर नेगेटिव वेट साइकिल थी नहीं, इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा एंड सब कुछ यहाँ पर आ गया। इसी चीज को हम एक नेगेटिव वेट साइकिल के साथ भी चेक करके देख लेते हैं क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। बस हमें क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है, इसको अनकमेंट करना है एंड रिमेनिंग चीज को कमेंटेड करके एंड चला देना है। नेगेटिव वेट साइकिल वाला मैं आपको एक बार ग्राफ दोबारा दिखा देता हूं। ग्राफ हमारे पास में यही है, 3 हमारे पास में वर्टेक्सेस हैं, नेगेटिव वेट साइकिल आ रही है, सम करके देखोगे तो -1 आ रहा है सारे के सारे एजेस का। तो यानी कि नेगेटिव वेट साइकिल तो यहाँ पर है। तो इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। बहुत अच्छा, इसने साफ साफ बोल दिया जी हमारे पास में जो ग्राफ है इसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है, तो हम इसको जो है नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया है। दोनों चीज हमने बहुत अच्छे से चेक कर ली हैं। पॉजिटिव वेट्स के साथ भी चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव के साथ तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि इसके अंदर सारा काम तो वही हो रहा है। नेगेटिव के साथ भी चल रहा है एंड नेगेटिव वेट साइकिल आ रही है तो उसको भी हमने वैलिडेट कर लिया है। तो इसके साथ में हमारा बेलमैन-फोर्ड का सारा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। जो इसका बेसिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि डिस्कास्ट्रा के बाद बेलमैन-फोर्ड को ये रिसर्च करने की जरूरत कहां पड़ी और क्यों पड़ी। क्यों का रीजन हमने देखा कि जब नेगेटिव वेट्स आने लगे थे तो कुछ कंडीशंस के अंदर डिस्कास्ट्रा फेल हो रहा था, ठीक है, एंड कुछ के अंदर वो पास हो रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि हमें एक ऐसा रिजिड, एक परमानेंट, एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर ये फेलियर वाली कंडीशंस ना आए। उस सब चीज को एड्रेस करते हुए हमारे बेलमैन-फोर्ड, हमारे पास में 2 साइंटिस्ट थे, दोनों आए, इन्होंने अपना काम किया एंड एक बहुत बेहतरीन सी एल्गोरिथम जो कि बहुत वर्सेटाइल है वो उन्होंने डेवलप करी। उसको डेवलप कैसे करा, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी वो हमने इसके अंदर डिटेल के अंदर समझा, सब कुछ समझ के देखा स्टेप बाय स्टेप। फिर हम आगे गए और अपना एग्जाम्पल वहां पर हमने लिया। एग्जाम्पल के अंदर हमने नेगेटिव वेट्स के साथ में स्टेप बाय स्टेप चल के देखा कि कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा रहा है, क्या क्या चीजें कंसिडर करी जा रही हैं,
कितने टाइम वो लूप चल रहा है, कैसे सारे के सारे एजेस वहां पर जाके इसको रिलैक्स कर रहे हैं, ये हमने देखा। और उसके बाद साथ के साथ हमने ये भी देखा कि उसके अंदर वैलिडेशन कैसे लगाई जा रही है। सब कुछ उठाकर हमने वैलिडेशन किसकी, वैलिडेशन लगाई हमने नेगेटिव वेट साइकिल की, ठीक है। और ये सब कुछ उठा के हमने कोड में डाल दिया और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया चला के कैसे हमारे पास में ये वर्क कर रही है एल्गोरिथम। तो इससे मेरे को लगता है कि आपके सारे के सारे डाउट बेलमैन फोर्ड से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसको डाल दीजिए, जिससे हम आपसे इंटरेक्ट करके उस डाउट को आपको क्लियर कर सकें और साथ में और भी इंटरेक्टिव चीजें ला सकें जिसकी आपको जरूरत हो। तो इसी के साथ हम रैप अप करें अपनी वीडियो को। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, लिंक्डइन के ऊपर, जिससे हमारी ये बेहतरीन वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाके पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ हमारी जो कोर्स सीरीज थी डीएसए की वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ और एडिशनल वीडियोस अगर डालनी होंगी, अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं इसके बाद में उनको डाल दूंगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम फिनिशिंग अप दिस डीएसए सीरीज। अब इसके साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसके अंदर हम सारे के सारे डीएसए के सारे क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे मैं वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेता आऊंगा, जिसको आपको आराम से एक्सप्लेन करके ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, क्या सोच रखी जाती है, क्या बोला जाएगा इंटरव्यूअर से, कैसे बात करी जाएगी, क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, वो सब चीजें हम उसके अंदर डालेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज अब आने वाली है जो कि हम पैरेलल में चलाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको हम हो सकता है बाद में डाल दें, लाइक रेड ब्लैक ट्रीज एंड मैनी मोर थिंग्स जो भी अभी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर आप कहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें और डालो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को कहते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो वी आर नॉट स्ट्रेचिंग दिस सीरीज एनी मोर आफ्टर दिस अंटिल अनलेस यू रिक्वेस्ट अस। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड अप करते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर पेरेंट्स, स्टे विद योर लव वन, एंजॉय द टाइम, डू अ लॉट ऑफ कोडिंग। सी यू इन अनदर वीडियो इन अनदर फॉर्मेट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।